Now we'll start section 1.4. लास्ट क्लास में सेक्शन 1.3 हमने कवर किया था। सेक्शन 1.4 हमारे पास है मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू बी। अब देखें हमारे पास जो अलजेब्राइक सिस्टम होता है, फॉर इंस्टेंस जो ये सिस्टम है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये एक अलजेब्राइक सिस्टम है हमारे पास, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर। इसके लिए बड़ी आसान सी फॉर्मेशन है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बनाना होता है, वेरिएबल वेक्टर और इक्वल्स टू राइट हैंड पे जो हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक है, अब यहाँ से कोफिशिएंट्स आप देखें कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, वो इसका कोफिशिएंट है 1, देन वाई का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1। तो ये आपके पास हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आपने जो है वो एक जगह कर लिए, और इसी तरह से x जो है वो वेरिएबल वेक्टर है। तो वेरिएबल ओवरऑल हमारे पास दो हैं, x एंड y, एंड b जो है वो राइट हैंड वेक्टर है। तो b इस केस में होगा ये राइट हैंड वेक्टर हमारे पास -1 एंड 2। तो बड़ी आसान सी फॉर्मेशन है इसकी, ax इक्वल्स टू बी। और अब देखें इसकी ज़रा डिफरेंट जो है वो तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि हमने ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। अब ये एक सिंगल वेक्टर है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर। फॉर इंस्टेंस इसको हम कह लेते हैं v1 और इसको हम कह लेते हैं v2। तो 7 टाइम्स v1 प्लस दिस इज 7 टाइम्स v1 प्लस -6 टाइम्स v2। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास ये एक राइट डाउन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस कि यहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइन है और ये जो है वो कोफिशिएंट वेक्टर्स हैं हमारे पास, और ये राइट हैंड वेक्टर है। तो अगर मैं इसको x1 x2 और x3 कह दूं, क्योंकि तीन हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। फर्स्ट रॉ इंडिकेट्स दैट 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 9, और सेकेंड रॉ implies 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स से जो है वो दोबारा से अलजेब्राइक सिस्टम में भी जा सकते हैं, और अलजेब्राइक सिस्टम से हम मैट्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं। और अगर इसी का हम वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहें तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, देखें। अब ये v1 है, ठीक है, ये v2 है और ये v3 है। तीन वेक्टर्स हैं। v1 इक्वल्स टू 2 -3, v2 इक्वल्स टू 3 1 एंड v3 इक्वल्स टू 4 0। तो अब बेसिकली हमें ऐसा कॉम्बिनेशन इसका चाहिए, अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गैमा v3, के ये b के इक्वल हो जाए। और b वेक्टर क्या है हमारे पास? b वेक्टर यहाँ पे है 9, -2। तो वी कैन से दैट अल्फा टाइम्स 2 -3 प्लस बीटा टाइम्स v2 3 1 प्लस गैमा टाइम्स v3 दैट इज 4 0 इक्वल्स टू 9 और -2। ठीक है, तो हमें ऐसे अल्फा बीटा और गैमा चाहिए कि जो इनसे मल्टीप्लाई हो वेक्टर्स से, और देन अगर इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आए। तो हम बाय इंस्पेक्शन भी देख सकते हैं कि इन तीनों का सम जो है वो 9 है और इन तीनों का सम जो है वो -2 है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली ये v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू b है। ठीक है, यानी कि जो स्केलर अल्फा b1 आएगा और बीटा b1 आएगा और गैमा भी इस सूरत में 1 आएगा। तो हम इस तरह से भी इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इनकी जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी इक्विवेलेंट वेज ऑफ viewing अ लीनियर सिस्टम। ठीक है, एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, अलजेब्राइक सिस्टम, एज अ वेक्टर इक्वेशन, इस तरह से जैसे अभी हमने लिखा था, यानी अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गैमा v3 इक्वल्स टू b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी ax इक्वल्स टू b, कोफिशिएंट मैट्रिक्स टाइम्स वेरिएबल वेक्टर इक्वल्स टू द राइट हैंड वेक्टर। तो ये सारे तरीके हैं हम इनको
एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ ए इज m by n मैट्रिक्स with columns a1 to an and if b is in Rm then the matrix equation ax equals to b has the same solution set as the vector equation this one। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, ये n जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, m जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विथ कॉलम्स a1 to an फॉर इंस्टेंस a1 to an, ठीक है, n कॉलम्स हैं एंड इफ b इज इन Rm और b जो है वो Rm में है, Rm से मुराद m यानी रॉज, कितनी रॉज हैं, यानी डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि रॉ स्पेस हमारे पास जितनी भी रॉज हैं यहाँ पे, तो जाहिर है m बाय n मैट्रिक्स है तो रॉज m रॉज हो सकती हैं, तो इनको हम यूँ कह सकते हैं b1 से लेके bm तक फॉर इंस्टेंस हमारे पास रॉज हैं। एंड इफ b इज एन इन Rm देन द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू b, ठीक है, हैज द सेम सॉल्यूशन सेट एज द वेक्टर इक्वेशन, यानी इस वेक्टर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वही इस ax इक्वल्स टू b का सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, which in turn has the same solution set as the system of linear equation whose augmented matrix is। मतलब कि ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको ऐसे सॉल्व करें, ठीक है, या वेक्टर्स के थ्रू सॉल्व करें या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के गॉस जो एलिमिनेशन लगाएं, सबसे जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्विवेलेंट है। अब इसको हम निकालने के लिए b इक्वल्स a इनवर्स x भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसको इनवर्स मैट्रिक्स मेथड कहा जाता है। और यहाँ से अगर हमें निकालना हो रिजल्ट तो अगेन हम यहाँ से जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगेन यहाँ से हम रॉ इक्विलॉन फॉर्म और वो यूज कर सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के ही सॉल्व किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट है। अच्छा, ये है द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी है द सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ बी इज अ डैश, बी इज अ डैश ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, तो यानी बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यानी अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गैमा v3 इक्वल्स टू बी। तो ऐसा अल्फा बीटा और गैमा हमें मिल जाए कि जिनको इनके साथ मल्टीप्लाई करे, यानी इनके वेट्स हैं, बेसिकली वेक्टर के वेट्स कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ऐसे वेट्स हमें मिल जाए कि इनको करस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इन सबको सम करें तो हमें ये वेक्टर बी मिल जाए। ठीक है, तो इसी सूरत में जो है वो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि लेट ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, इज द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल बी। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए रॉ इक्विलॉन फॉर्म और रिड्यूस रॉ इक्विलॉन फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक के लिए यहाँ पे रॉ इक्विलॉन फॉर्म लगाया, रॉ इक्विलॉन फॉर्म भी ऑलरेडी नो कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। आप देखें ये रॉ थ्री क्या इम्प्लाई करती है, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू b3 माइनस 2b1। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस ये वाली चीज भी जीरो हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ये ऑगमेंटेड पार्ट है, क्योंकि ये पूरी रॉ जीरो हो चुकी है, इसका मतलब है ये पार्ट भी जीरो चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि b3 माइनस 2b1 इक्वल्स टू जीरो, या b3 इक्वल्स टू 2b1 जो है वो इसकी कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो हम b1 b2 b3 जो सिलेक्ट करेंगे वो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, खासकर b3 और b1, कि जो भी b3 हो वो ट्वाइस ऑफ b1 हो। ठीक है, अदरवाइज b जो है वो इनके कॉलम स्पेस में नहीं आएगा। और ये हर चॉइस के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं इन क्या कहते हैं, ब्रीफली हम इसको ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल भी ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इस कंडीशन को इसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल बी यानी कि b1 b2 b3 आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए b3 इक्वल्स टू 2b1, यानी कि अगर आप b1 को जो है वो 1 ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो b3 क्या होना चाहिए, आपके पास 2 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह b1 अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस हाफ है तो b2 b3 आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस तरह से इसकी सिलेक्शन होगी, तो हर b के लिए कंसिस्टेंट नहीं होगा ये, बल्कि खास एलिमेंट्स के लिए कंसिस्टेंट होगा जो इस तरह का रिलेशन रखते होंगे। ठीक है, सिमिलरली
हाँ, ये इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इन्होंने की हुई है, ठीक है। कॉलम्स ऑफ ए स्पैन अ प्लेन इन R3 through 0। अच्छा, इंस्टेड इफ एनी बी इन R3 नॉट जस्ट, ये इसकी और भी कुछ जो है वो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बाकी यही सारी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या है, इफ लेट ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस द इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल बी। ठीक है, अगेन वही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म बना के इनको जीरो बनाएंगे और देखेंगे क्या कंसिस्टेंसी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं हम। फॉर इंस्टेंस चलें इसको देख लेते हैं। हमारे पास है ये 1 3 5 और ये है 2 4 6। ठीक है, B1 B2 एंड B3। ठीक है, अब इसको जीरो करना है तो R2 = R2 - 3 R1 एंड R3 = R3 - 5 R1। तो हमारे पास ये आएगा 1 0 0 2 एंड ये है R2 - 3 R1 यानी 4 - 6 - 2 एंड 6 - 10 - 4। इसी तरह से ये B1 आएगा और यहाँ पे आएगा B2 - 3 B1 एंड B3 - 5 B1। ठीक है, अब यहाँ पे पिवट आइडेंटिफाई करेंगे, ये पिवट है तो -4 को जीरो करेंगे। तो -4 को यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं ऑपरेशन यूज करके। यहाँ पे ऑपरेशन यूज होगा R3 = R3 - 2 R2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 0 2 - 2 0। अगेन यहाँ पे आएगा B1 B2 - 3 B1 और यहाँ पे आएगा B3 - 5 B1 - 2 इंटू R2 क्या है B2 - 3 B1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा B3 - 5 B1 - 2 B2 प्लस 6 B1। तो ये होगा B3 - 2 B2 प्लस B1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B3 - 2 B2 प्लस B1। तो अब देखें, इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए ये भी जीरो होना चाहिए क्योंकि ये रॉ ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए इनके दरमियान, जो हम B1 B2 और B3 जो सिलेक्ट करेंगे उनके दरमियान ये रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो A हैज ओनली 2 columns एंड देयरफॉर हैज एट मोस्ट 2 pivots। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 pivots हो सकते हैं। सिंस A डज नॉट हैव अ पिवट इन एवरी रॉ। ठीक है, हर रॉ में इसके पास पिवट नहीं है क्योंकि देखें यहाँ पे पिवट है, यहाँ पे पिवट है, बट यहाँ नहीं है पिवट कोई भी। ठीक है, तो X इक्वल टू इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल पी। तो इस तरह से जो है वो हम इनको देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है डू द कॉलम्स ऑफ दिस स्पैन R3। तो इसका बड़ा सिंपल सा चेक होता है। आप देख लें क्या ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट देख लेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इट मीन्स दैट कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो 3/3 में डिटर्मिनेंट निकालना इतना मुश्किल नहीं है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। -2 × 18 प्लस 3 × 6। तो ये आई थिंक ये आएगा 18 - 36 + 18। तो ये जीरो आ रहा है। इट्स मीन्स दैट कि ये स्पेन नहीं कर रहे। एक तो ये तरीका निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि वही रॉ कॉलम ऑपरेशन आप यूज करें और देखें कि हर कॉलम में पिवट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अनदर मेथड फॉर कंप्यूटिंग AX, ये कोई और मेथड भी दिया हुआ है और ये पेज पे है। डेविड सी ले की बुक है ये। ठीक है, आप उस पर देख सकते हैं डेविड सी ले। ठीक है, 4th एडिशन में आप देख लें और ये किसी भी एडिशन में देख लें आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। तो AX फाइंड करने का और भी जो है वो मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा
था सेक्शन 1.4। अब नेक्स्ट में हम करेंगे सेक्शन 1.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग द